लिस्ट आप देख सकते हैं। इस तरीके से अपना नाम आप इसमें ढूंढ सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे हमारे ऑपरेटर मित्र जो सीएससी यूसीएल पे या सीएससी के एनरोलमेंट सेंटर पे काम कर रहे थे, वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। तो क्या रीजन है इनको ब्लैक लिस्ट होने का, और साथ में कौन कौन से ऑपरेटर ब्लैक लिस्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसका कंप्लीट लिस्ट भी आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि जो यूसीएल पे या जो ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं अभी सीएससी के साथ, वो किस तरह से अपने आप को बचा करके रखें, किस तरह से काम करें कि ताकि वो ब्लैक लिस्ट ना हो। क्योंकि ज्यादातर ब्लैक लिस्ट लोग डॉक्यूमेंट एरर की वजह से ही हो जाते हैं, और डॉक्यूमेंट हम इस उम्मीद में लगा देते हैं कि लगा दो हो जाएगा, लगा दो हो जाएगा। लेकिन गाइस, हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि लगा दो हो जाने के चक्कर में कुछ आपको रिस्क नहीं लेना है। आपकी आईडी ब्लॉक होगी, आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट होगी। और मैक्सिमम काम जो हम लोग कर देते हैं, ये यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऐसे गलत ढंग से हम भर देते हैं, इसमें कटिंग कर देते हैं, डेट प्रॉपर नहीं फिल कर देते हैं, और बाकी मुहर वगैरह गलत तरीके से लगवा देते हैं। जो जिनसे भी कस्टमर लगवा के लाते हैं, आप इस उम्मीद से लगा देते हो कि हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है, और वो डॉक्यूमेंट एरर के उसमें काउंट हो जाता है, और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट एरर बढ़ता रहता है। तो मैं साफ तरीके से साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि आप प्लीज इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का यूज नाम चेंज के लिए बिल्कुल मत करिए। अगर किसी को नाम चेंज करवाना है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते थे ना, इसको लगा करके नेम चेंज कर देते थे। लेकिन बीच में भी सर्कुलर आया था, बताया गया था कि अब गजट नोटिफिकेशन से ही केवल नाम चेंज किया जा सकता है। तो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जो लोग नाम चेंज करने के लिए अभी भी कर रहे हैं, उनका आईडी बिल्कुल बंद होना है, वो ब्लैक लिस्ट होंगे। क्योंकि नेम चेंज करने के लिए केवल और केवल गजट नोटिफिकेशन लगना है। स्पेलिंग वगैरह आप इससे चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन क्या जरूरत है? आप कस्टमर को, रेजिडेंट को बोलो कि वो कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी अपना लेकर के आए, उसके बिहाफ पे उनका नाम चेंज करने के लिए आप उनका नाम चेंज करो। इससे क्या करो, इससे केवल आप एड्रेस चेंज करो, और प्रॉपरली इसको देख लो कि फिल है कि नहीं। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखो कि इसमें तारीख भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, और उसके बाद में रेजिडेंट यहाँ पे टिक है नहीं टिक है, आधार नंबर प्रॉपरली भरा है कि नहीं है, नेम यहाँ पे कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए, फिर यहाँ पे केयर ऑफ उनके फादर का नाम लिखा होना चाहिए, फिर एड्रेस प्रॉपरली इसमें फिल होना चाहिए। जो भी ग्राहक आपके हैं, पूरा एड्रेस से लेकर कंप्लीट आपको इसमें देखना है कि सब कुछ भरा हुआ है या नहीं। फिर एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे भरा होना चाहिए, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हो या ना चेंज कर रहे हो। और ये वो डेट ऑफ बर्थ इसमें भरवाइए आप कस्टमर से जो उनके आधार में प्रेजेंट टाइम में हो। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे, यहां जो साइन होना है ये ग्राहक का होना है, और जो फोटो लगना है वो भी ग्राहक का लगना है। और ये जो स्टाम्प लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये स्टाम्प हाफ लगना है, आधा फोटो पे हो आधा पेपर पे हो, और इसी तरीके से क्रॉस सिग्नेचर भी हो जिन्होंने भी इसको अप्रूव किया है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इसको देख लेना है। इसमें कहीं कटिंग है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, नेम चेंज करने के लिए इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जहां तक ये है लीगल प्रोसेस यही है कि ना कि इससे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करो, ए ग्रेड ऑफिसर से अगर इसको करवाया गया है, नेम चेंज करो। लेकिन मैं कहता हूं रिस्क क्यों लो, जब कोई ऑप्शन ना हो तब करो, या मना ही कर दो आप। लेकिन एड्रेस के लिए आप आराम से इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। एड्रेस में आराम से इसे चेंज करता हूं, हर जितने भी ग्राहकों का एड्रेस चेंज करते हैं चेंज हो जाता है, कभी एरर नहीं आता है। आपको यह भी कंप्लीट देख लेना है कि ये जो सर्टिफायर है उनका डिटेल यहां पे भरा होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने ये मुहर लगाया, जिन्होंने ये साइन किया, उनका डिटेल यहाँ पे भरा होना चाहिए। अब यहाँ केस आप देख लीजिए, यहाँ पे मोहन है जो भी कस्टमर है, यहाँ जिन सर ने इसको वेरीफाई किया है उनका नाम मनोज है, मनोज तिवारी। अब ये कौन है? जो भी सर है, इन्होंने अपना डेजिग्नेशन मतलब किस पद पे काम कर रहे हैं वो पद यहाँ पे आपको लिख देना है, उनके ऑफिस का एड्रेस लिखना है, कंप्लीट ऑफिस एड्रेस लिखना है, और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मोबाइल नंबर इनका लिखा गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से एक्स किया गया है, मोबाइल नंबर भी उनका लिखना है। ये किस पोस्ट पे हैं वो भी लगाना है। अगर आपने ग्राम प्रधान से करवा लिया है तो यहाँ पे आप विलेज पंचायत हेड लगा दीजिए। कोई गेजेटेड ऑफिसर ए है तो इस पे टिक कर लीजिए, अगर गेजेटेड ऑफिसर बी है इस पे टिक कर लीजिए। कोई एमपी एमएलसी या जैसे आपके जो वार्ड मेंबर होते हैं या जो आपके नगर पंचायत में है कोई चेयरमैन होते हैं वो सभी करते हैं तो इस पे आप कर लीजिए। तहसीलदार से करवा रहे हैं तो इस पे करवा लीजिए। अगर किसी प्रिंसिपल यानी स्कूल के प्रिंसिपल से करवा रहे हैं और कोई लड़का स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो आप हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल पे करवा लीजिए। वार्डन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई बंदा कोई स्टूडेंट जो है कहीं किसी जगह पे छात्रावास में रह रहा है तो उसके वार्डन वगैरह से भी आप सुपरिटेंडेंट से करवा सकते हैं।
ईपीएफओ ऑफिसर अगर कर रहे हैं तो इस पे भी करवा सकते हैं। यानी कि जिनका डिटेल इसमें भरा जाए उनमें से किसी एक का जो सर्टिफाई करें केवल उसी पर आपको टिक कर लेना है। बाकी सारा कुछ भरा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में साफ सुथरा भरा होना चाहिए, फोटो लगा होना चाहिए, क्रॉस साइंड होना चाहिए, यहां पे कस्टमर का ही सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारा कुछ अगर प्रॉपर्ली भरा हुआ है तो इसे आप एक्सेप्ट कर लो एड्रेस बदलने के लिए। बाकी ग्राहक अगर नेम बदलने के लिए इस पे फोर्स कर रहे हैं तो आप उन्हें साफ मना करो, गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आओ। इसी में डॉक्यूमेंट एरर बहुत ज्यादा केस में चला जाता है। कभी कभी हम लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। क्या गलती हो गया, 2 ग्राहक साथ में बैठे हैं, 3 ग्राहक हमारे साथ में बैठे हुए हैं और हमने क्या किया, किसी और ग्राहक का फिंगर लिया, आधार उनका अपडेट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट किसी और का उठा के स्कैनर पे रख दिया, स्कैन होके और हमने ध्यान भी नहीं दिया, सबमिट कर दिया। भाई तो ये फॉल्ट आपका है। ऐसे सारे फॉल्ट आपको नहीं करने हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट एरर की वजह से ही आपकी आईडी ब्लॉक होती है। तो डॉक्यूमेंट साफ सुथरा लीजिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लीजिए। कभी कभी जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी कस्टमर लेकर के आएगा लेकिन दिखने में उसमें सब लीपा पोती रहेगा, हाथ से लिखा हुआ बहुत सारी चीज। मत एक्सेप्ट करो ना यार। आप एक्सेप्ट कर लोगे, ग्राहक का आपने काम कर दिया, बाय द वे अपडेट हो गया, नहीं हुआ, रिस्क क्यों ले? हम क्यों रिस्क ले? हमें काम करना है प्रॉपर तरीके से। और गवर्नमेंट ने, यूआईडीआई ने हम पे भरोसा किया है कि लड़के गलत नहीं करेंगे, तो सही तरीके से काम करें, डॉक्यूमेंट लेकर के काम करें, गलत काम ही क्यों करें? तो इस तरह से अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करोगे एड्रेस बदलने के लिए तो चलता रहेगा। बाकी इसे नेम बदलोगे आप या और भी कुछ चीजें, डेट ऑफ बर्थ रोज बदलोगे आप इससे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी आईडी बंद हो सकती है। और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइए वो ओरिजिनल लीजिए कस्टमर से। कोई कलर प्रिंट आउट करके लेके आ रहा है, आप साफ मना कर दीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, सीधा मना कर दीजिए आप उनको। आपके खिलाफ कुछ भी कंप्लेन नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां भी करेंगे आप तो सही चीज के लिए बोल रहे हो ना उनको कि भैया हम डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, आपकी वेरीफायर से उसको वेरीफाई करवाइए। उसके बाद आप स्कैनर पे ओरिजिनल कलर मोड में स्कैन कर दीजिए। जब वहां किसी भी अधिकारी के पास जाए, अगर मैन्युअली चेक किया जाए आपका डॉक्यूमेंट, तो वहां पे आपका ओरिजिनल दिख जाए। जब कलर में स्कैन रहेगा तो ओरिजिनल दिख ही जाएगा। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपको ब्लैकलिस्ट नहीं होना है। ये देख लेते हैं वो लिस्ट जो अभी हाल ही में हमारे मित्र लोग जो ब्लैकलिस्ट हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऑपरेटर हमारा ब्लैकलिस्ट हो, कोई भी हमारा मित्र ब्लैकलिस्ट हो। सभी लोगों को काम करने का मौका दिया जाए अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूं कि एक नोटिस कम से कम आए कि आपने ये गलती किया है, इसके बदले आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको उस जवाब मांगा जाए। लेकिन लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं इसी तरीके से, ये थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, काम अच्छे से करिए, आप ब्लैकलिस्ट होने ना होने का झंझट ही ना रह जाए। तो गाइस आइए देख लेते हैं जो हमारे मित्र लोग ब्लैकलिस्ट हुए हैं, चाहे वो यूसीएल पे काम कर रहे थे या सीएससी की तरफ से एनरोलमेंट सेंटर पे ही काम कर रहे थे। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने दिन के लिए आपका ब्लैकलिस्ट हुआ है, आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा। और फिर जैसे 1 साल के लिए आपका ब्लैकलिस्ट हुआ या 3 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट हुआ, तो उतने दिन के बाद दोबारा से आपकी मशीन एक्टिव हो जाएगी। आपको उतने दिन तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि सस्पेंड किए गए हैं आप, और उसके बाद फिर आपकी मशीन चलने लगेगी। तो यहाँ पे जो नेम है सभी लोगों का लगभग यहाँ पे है करीब 450 लोगों को इस बार ब्लैकलिस्ट किया गया है, जो केवल सीएससी की तरफ से है। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल तो बहुत सारे लोग ब्लैकलिस्ट किए गए। तो इसमें ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपना नाम आप इसमें ढूंढ सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को या इस एक्सेल शीट को आपको लिंक नहीं दे सकता या इसे मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। तो यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आप ब्लैकलिस्ट हुए होंगे तो इस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।